जब मैं श्याम राव के ठिकाने से बाहर निकला तो शाम का मलगजा अंधेरा छा चुका था। वहां रमेश गिरोह की 2 कारें मौजूद थीं, मगर मैं श्याम को हिदायत दे आया था कि इन कारों को ठिकाने लगा दे ताकि वहां रमेश टोले की मौजूदगी का कोई सबूत बाकी न रहे। सुबह नाश्ते के बाद मेरे हलक से कुछ नहीं उतरा था, इसलिए बाड़मेर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले तो एक होटल में जाकर पेट के वावेले का सद्देबाब किया, फिर सीधा कब्रिस्तान पहुंचा और SR1 को बाहर निकाल लिया। दफन होने के चंद घंटे बाद ही वो बाहर निकल आई थी। गो स्नाइपर राइफल लड़ाई के हर मरहले में काम नहीं आती, मगर एक स्नाइपर हमेशा स्नाइपर राइफल के बगैर खुद को अधूरा महसूस करता है। दौरान तरबियत, मश्क और फिर जिंदगी के अमली मैदान में मेरा वास्ता कई किस्म के हथियारों से पड़ चुका था, जिनमें 20 अक़साम के पिस्तौल, गन्ने, असॉल्ट राइफलें और स्नाइपर राइफलें शामिल हैं। लेकिन फायर करने का जो मजा स्नाइपर राइफल से आता है वो किसी और हथियार में नहीं है। स्नाइपर राइफल मुझे हमेशा अपनी हमराज, साथी, हमजोली और मुखलिस दोस्त दिखाई देती है। मुझसे यूं मुखातिब होती है जैसे ज़बान रखती हो, यूं बातें करती है जैसे जिंदा हो, यूं वजाहत करती है जैसे शऊर रखती हो। जब मैं एलिवेशन डिफ्लेक्शन नॉब घुमाता हूं तो टक टक की ज़बानी मुझे फासला बताती है। मैग्निफिकेशन स्लीव की मदद से रेटिकल को छोटा बड़ा करता हूं तो वजाहत करती है कितना जूम करना ठीक होगा। पैरालेक्स एडाप्टर के जरिए मंजर को साफ करता हूं तो आगाह करती है नॉब को कब घुमाना बंद करना है। दाएं हाथ की अंगुश्त शहादत जब लबलबी दबाने लगती है तो ट्रिगर का पुल ऑफ सरफेस उंगली को खबर देता है कि अब खींचना ठीक होगा। दायां गाल जब बट का लम्स चखता है तो शफाफ और ठंडा बट कानों में सरगोशियां करता है। बट प्लेट का प्यार भरा धक्का कंधे को बढ़ावा देती थपकी महसूस होता है। दाईं आंख जब आई ग्लास से गुजरकर ऑब्जेक्ट लेंस की हद उबूर करते हुए हदफ की मुतलाशी होती है तो टारगेट का निशान नजर की रहनुमाई करता हुआ हदफ तक ले जाता है। समातें जब साइलेंसर लगी बैरल की ठक सुनती हैं और जब खोखे के पुख्ता फर्श पर गिरने की खनखनाहट से महसूस होती हैं, तब लगता है राइफल खुशी से चहक रही हो। ये मुझे हिदायत देती है कि कहाँ शिस्त साधना है, कब सांस रोकना है और कब लबलबी दबाना है। जब गोली हदफ को शिकार कर लेती है तब मेरे इत्मीनान भरे सांस पर वो वारफ्तगी भरे अंदाज में मुझसे लिपट जाती है। आम लोगों की नज़र में कॉकिंग हैंडल खींचने की आवाज़ होती है, मगर मुझे गुज़श्ता गोली पर मुबारकबाद देने की सरगोशी लगती है। गोली के चैम्बर में घुसने की क्लिक मुझे अगले निशाने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करती नजर आती है, और यकीनन हर पेशावर स्नाइपर को यूं ही लगता होगा। किसी स्नाइपर से इस मौजू पर बात तो नहीं हुई, अलबत्ता अपने उस्तादों से उनकी जिंदगी के तजुर्बात और मुशाहिदात सुनते हुए बारहा लगा कि स्नाइपर राइफल के मुतालिक उनके भी कुछ ऐसे ही जज्बात हैं। SR1 राइफल के हमरा मैं 8-9 बजे तक श्याम राव के ठिकाने पर लौट आया। वो शिद्दत से मुंतजिर थे। मुझे देखकर उन्हें इत्मीनान महसूस हुआ था। उन्होंने अब तक खाना नहीं खाया था। मैंने खाना खा लिया है कहकर मैं SR1 के पुर्जों की सफाई करने लगा, जिन पर मैंने अच्छी तरह तेल लगा लिया था। मेरे राइफल के साफ करने तक उन्होंने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद श्याम राव ने मेरी तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हुए पूछा, अब क्या करेंगे? मैंने मशवरा दिया, सबसे पहले तो अपने ठिकाने तक आने वाले रास्ते पर कोई पहरेदार मुकर्रर कर दो जो दुश्मन की बरवक्त आमद की इत्तला दे सके, और इसके लिए बाड़मेर का वो होटल बेहतरीन रहेगा जहां से सड़क उड़का की तरफ मुड़ती है। उसने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया, बोला, और हमारा आदमी दुश्मन को पहचानेगा कैसे? मैंने वजाहत की, कहा, दुश्मन कोई चोर उचक्का या सड़क छाप गुंडा नहीं है कि अवामी जरिया नक्लो हरकत यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा। वो अपनी गाड़ियों में आएंगे और अकेली गाड़ी में नहीं होंगे, कम से कम 2 गाड़ियां होंगी। ज्यादा का कुछ नहीं कह सकता, और इस सड़क पर अक्सर सिर्फ मकामी गाड़ियां चलती हैं, वैगन, बस, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, रिक्शे वगैरह। गाहे गाहे कोई कार वगैरह भी नजर आ जाती है, लेकिन उसकी पहचान बिल्कुल मुश्किल न होगी। उसने एक और नुक्ता पेश किया, बोला, हो सकता है सौदेबाजी के लिए 1-2 बंदे ही आएं। मैंने कहा, तब हमें हिफाजती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम उन्हें बता देना कि रमेश यहाँ से चला गया है और वो तलाशी ले सकते हैं। वो मोतरिज हुआ, बोला, यही बात मैं ज्यादा अफराद को भी कह सकता हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा, बिल्कुल कह सकते हो, और ये भी मुमकिन है कि वो तुम्हारी बात मान जाएं, लेकिन खदशा यही है वो ज्यादा तादाद में आए तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे और तुमसे रमेश बाबू का ठिकाना उगलवाने की कोशिश करेंगे। उसने कहा, अच्छा, बिलफर्ज वो वाकई हमला करने आते हैं और हमें पहले से मालूम हो जाता है तो हम क्या हिफाजती इक़दामात करेंगे? मैंने कहा, याद है उस दिन एक स्नाइपर ने तुम्हारे साथियों का सफाया कर दिया था। मैं बिल्कुल वही काम करूंगा क्योंकि मैं भी स्नाइपर हूँ। उसने इस बात में सर हिलाया, बोला, समझ गया। मैंने कहा, तुम्हारा कोई और साथी है जो बाड़मेर जाकर मुखबर की जिम्मेदारी निभा सके? वो पुरसुकून अंदाज में बोला, बेफिक्र रहें, मैं 2 आदमियों को मुकर्रर कर देता हूँ जो बाड़मेर के ही रिहायशी हैं। वो बारी बारी पहरा देंगे।
میں نے کہا اب ایک اور کام رہ گیا ہے۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا اچھا، میں نے تو سوچا تھا منصوبہ مکمل ہو گیا ہے۔ میں مسکرایا، کہا ہر منصوبے میں بہتری کی گنجائش رہتی ہی ہے۔ اس نے اتفاق کرتے ہوئے کہا صحیح ہے، بتائیں اور کیا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا تمہیں مزید آدمیوں کی ضرورت پڑے گی، اگر اپنے آدمی دستیاب ہیں تو بہتر ہے، دوسری صورت میں کسی جاننے والے غنڈے وغیرہ کو معاوضے کی پیشکش کر کے منگوا لو۔ اپنے باس مہیش بابو کے قتل کا حوالہ دے کر خطرے کا اظہار کرنا اور یہ 1 لاکھ انہیں معاوضے کے طور پر دے دینا۔ میں نے بیگ سے 1 لاکھ کی رقم نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ شاکی ہوا، بولا آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا اس جنگ میں ہم دونوں کا مفاد پوشیدہ ہے اور میں اتنا خرچ برداشت کر سکتا ہوں، اس لیے ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے عقیدت بھرے لہجے میں پیشکش کی، بولا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائیں، ہم مہیش بابو کی جگہ آپ کو اپنا باس بنا لیتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تمہارا کیا اندازہ ہے میں کون ہو سکتا ہوں؟ بولا ہمارا واسطہ عموماً 4 قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے، جن میں مجرم، سمگلر، عام لوگ اور جاسوس ہوتے ہیں، مگر ہم نے کبھی کسی سے اس کا پیشہ دریافت نہیں کیا۔ میں نے کہا حالانکہ تمہیں معلوم تو ہونا چاہیے۔ وہ بولا ہمارا کام بس پارسل کو سرحد عبور کرانا ہوتا ہے، اطراف کے پہرے داروں سے ہمارے خفیہ روابط ہوتے ہیں، سارے BSF والے یا پاکستانی رینجرز بکاؤ نہیں ہوتے، اس لیے ہم تب پارسل کو سرحد پار کراتے ہیں جب دونوں جانب میں پہرے داری پر ہمارے خاص افراد متعین ہوں، اور اس کی منصوبہ بندی ہم پہلے سے کرتے ہیں۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا طریقہ کار نہیں پوچھا، اپنے بارے میں اندازہ لگانے کو کہا ہے۔ وہ تیقن سے بولا مجھے یقین ہے آپ پاک آرمی کے کمانڈو ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور اس یقین کی وجہ؟ وہ اعتماد سے بولا کارکردگی۔ میں نے کہا تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کمانڈو کی جگہ یہاں نہیں بنتی۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، بولا میں نے تمنا ظاہر کی ہے، آپ منع کر دیتے، گھما پھرا کر انکار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے فضول تکرار ختم کرتے ہوئے کہا اب گپ شپ میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کام پر لگیں۔ وہ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے باس۔ اس کے دونوں ساتھی جو اس دوران میں خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہے تھے انہوں نے بھی نشست چھوڑ دی۔ داخلی دروازے پر رکتے ہوئے وہ پیچھے مڑا، بولا لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ میں نے حیرانی ظاہر کی، وہ اب تک زندہ ہے؟ شیام راؤ نے بے شرمی سے دانت نکالے، بولا وہ زندہ رہنے کی ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، اور سچ کہوں تو اتنی خوبصورت لڑکی کی ہتیا کرنا حماقت ہوگی۔ میں نے لا تعلقی سے پوچھا تمہارے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اسے عارضی طور پر قید رکھ سکو؟ وہ فخری انداز میں بولا یہاں تہہ خانے موجود ہیں اور آپ کے کہنے سے پہلے اسے وہاں بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، کہا اگر تہہ خانہ موجود ہے تو رمیش کے آدمیوں نے تمہیں کمروں میں کیوں قید کیا ہوا تھا؟ وہ بولا کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی تہہ خانہ بھی موجود ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، کہا بہرحال یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، میری بلا سے اسے قتل کرتے ہو یا شادی کرتے ہو؟ اس نے مشورہ چاہا، بولا آپ کی کیا رائے ہے؟ اسے زندہ چھوڑنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہوگی؟ میں نے تجزیہ کیا، کہا وہ فقط رمیش کا دل بہلانے کا کھلونا تھی، اسے رمیش سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی اور یہی کردار وہ یہاں بھی نبھا لے گی۔ اسے بس اپنی سہولیات پوری کرنے سے غرض ہے، پورا کرنے والا رمیش بابو ہو یا شیام راؤ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بولا میرا بھی یہی اندازہ تھا، شکریہ باس۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں ایک کمرے میں جا کر بستر میں گھس گیا، دماغ مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ مجھے دنیش رام پر حیرانی ہو رہی تھی کہ اتنے سخت حالات میں بھی اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ شاید اسے مجھ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا، یا ممکن ہے اسے میرے حالات ہی معلوم نہ ہوتے۔ شیام راؤ کے بقول تو اس نے میرے بارے میں دریافت کیا تھا، لیکن مجھ سے پوچھنے کی بجائے تیسرے آدمی سے دریافت کرنا تھوڑا حیران کن تھا۔ خیر یہ اتنا انوکھا اور عجیب بھی نہیں تھا کہ میں زیادہ دماغ کھپاتا۔ فی الحال تو نئی جنگ سے نبردآزما ہونے کا لاہ عمل تیار کرنا تھا۔ شیام راؤ اور اس کے ساتھیوں سے مجھے دلی لگاؤ تھا، نہ ان کی حفاظت میرے لیے کوئی معنی رکھتی تھی، البتہ ان سے میرا مفاد وابستہ تھا، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ کرن چاولہ کو اچھا سبق سکھا کر یہاں سے رخصت لوں۔ گو اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں ممبئی کا رخ کرتا اور اس کے کریا کرم کا بندوبست کر کے لوٹتا، مگر اس کی جگہ کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں چھپا تھا۔ البتہ یہ بات مجھے اس کے چیلوں سے معلوم ہو سکتی تھی، تو ممبئی میں ٹامک ٹوئیاں مارنے سے بہتر تھا کہ میں یہاں ان کی آمد کا انتظار کرتا۔ مختلف تجاویز سوچتے ہوئے میں گہری نیند سو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے نماز پڑھی کہ شیام راؤ کے ساتھی میرے مسلمان ہونے کی حقیقت اچھے سے جانتے تھے۔ نماز پڑھ کر میں نے ناشتہ کیا۔ اس دوران میں شیام راؤ نے آگاہی دی کہ اس نے میری ہدایات پر من و ان عمل کیا تھا، اور اب رات کو ہی 5 محافظ وہاں پہنچ گئے تھے جنہوں نے 5 دنوں تک اس عمارت کی حفاظت کرنا تھی۔ اس اثنا میں کوئی بھی شخص عمارت پر حملہ آور ہوتا تو وہ حملہ آوروں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے۔ ان کا سرغنہ شیام راؤ کا پرانا دوست تھا اور اسے ان پر اعتماد تھا۔
नाश्ते के बाद मैं श्याम राव के हमरा उस टीले का जायजा लेने पहुंचा जहां पास्कल ने कमीनगाह बनाकर महेश राव और उसके साथियों का कत्ल किया था। वहां जाकर देखा तो पास्कल ने जल्दी की कमीनगाह बनाई थी। स्नाइपर की कमीनगाहों की मुख्तलिफ अक़साम हैं और हर स्नाइपर इलाके की मुनासिबत से अपने लिए कमीनगाह बनाता है। इसमें जल्दी की कमीनगाह, बैली हाइड, फॉक्स होल, सेमी परमानेंट, परमानेंट और मचान शामिल हैं। हर कमीनगाह की अपनी खुसूसियात होती हैं जिसके इंतखाब का इन्हिसार स्नाइपर की अपनी स्वाबदीद पर है। टीले के तरफ में काफी झाड़ियां और सरकंडे मौजूद थे। अलबत्ता सामने की झाड़ियां टीले की बुलंदी से फायर करने पर नजर में रुकावट नहीं डालती थी। अपने लिए जगह का इंतखाब करके हम वापस लौट आए। श्याम राव ने अपने एक आदमी को चाय बनाने का कहा, मगर चाय तैयार होने से पहले 3 मशकूक कारों के उड़का सड़क पर मुड़ने की खबर मिली। बगैर लम्हा ज़ाया किए मैं श्याम राव के हमरा जीप में बैठा और कमीनगाह की तरफ बढ़ गया। मुझे वहां उतार कर श्याम राव वापस लौट गया था। मैं बिजली किसी सूरत से टीले पर पहुंचा और राइफल को बैग से निकाल कर जोड़ दिया। बोर साइटिंग के जरिए राइफल को सिफर में पहले ही कर चुका था, क्योंकि किसी भी हथियार से जो पहली गोली चलाई जाती है वो बैरल ठंडी होने की वजह से हदफ से नीचे लगती है। इसलिए पहला फायर करते वक्त पुराने स्नाइपर अपने तजुर्बे और अंदाजे से शिस्त थोड़ा ऊपर लेते हैं ताकि गोली उनके मनचाहे निशाने पर लगे। निशानेबाजी के मुकाबलों में भी एक मुकाबला ऐसा होता है जिसमें स्नाइपर को ठंडी नाल से यानी कोल्ड बोर फायर करना पड़ता है। और ये बात तो बारहा दोहरा चुका हूँ कि किसी माहिर फन और आम शख्स के अंदाजे में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं बमुश्किल सीधा हो पाया था कि 3 गाड़ियां सड़क पर नमूदार हुई। बाड़मेर वहां से शुमाल मशरिक की जानिब पड़ता था। उड़का की आबादी सड़क के गरबी जानिब वाक़ थी। सड़क आगे जुनूब मगरिब की तरफ चली जाती थी। श्याम राव का ठिकाना उड़का की आबादी से फरलांग भर शुमाल की जानिब वाक़ था। इमारत का दाखिली दरवाज़ा मगरिब की समत था और जिस टीले पर मैंने कमीनगाह बनाई थी वो श्याम राव के ठिकाने से किलोमीटर भर मगरिब की समत वाक़ था। उस टीले तक आने को सड़क पर सीधा आगे जाना पड़ता। वहां से मिलापी सड़क उल्टा हर्फ दाल जमीन पर नक्श करती हुई वापस मुड़कर शुमाल मशरिक ही की जानिब वापस जाती थी और उड़का की आबादी अव्वल ज़िक्र सड़क के गरबी जानिब जबकि मौखर ज़िक्र सड़क की शर्की जानिब पड़ती थी। और उस सड़क पर ही किलोमीटर भर चलकर और फिर कच्चे रास्ते पर उतरकर उस टीले तक पहुंचा जा सकता था जहां मेरी कमीनगाह थी। वहां तक आने का एक टूटा फूटा रास्ता श्याम राव की रिहाइश से भी निकलता था। दुश्मन की 3 गाड़ियां पहले तो उड़का की आबादी के मुतवाजी रुक गई थी, फिर 2 गाड़ियां वहीं रुकी रहीं, जबकि तीसरी गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ गई थी। पहले तो मैंने सोचा शायद वो श्याम राव के ठिकाने को घेरने का मंसूबा बना रहे हैं और गाड़ी थोड़ा आगे जाकर सड़क से उतरेगी। गो वहां उन्हें गाड़ी खड़ी करके पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता, मगर ये इतना मुश्किल न था। लेकिन गाड़ी उस जगह न रुकी जहां से वो श्याम राव के ठिकाने को घेर सकते थे, बल्कि आगे बढ़ गई। मेरा माथा ठनका। यकीनन वो गाड़ी मेरी कमीनगाह की तरफ आ रही थी और उसकी 2 वजूहात हो सकती थी। या तो उन्हें मालूम हो गया था कि मैं वहां मौजूद हूं और वो मुझे पकड़ने आ रहे थे और ये एहतमाल 100 में सिर्फ 1% ही मुमकिन था। दूसरा गुमान ये था कि उनके हमराह कोई स्नाइपर मौजूद था जो वहां कमीनगाह बनाने आ रहा था। ये करीने कयास था और अगर वाकई ऐसा ही था तो वो स्नाइपर पास्कल के अलावा कोई नहीं हो सकता था। उसी को इस कमीनगाह का इल्म था। कोई नया स्नाइपर इतनी जल्दी कमीनगाह नहीं चुन सकता था। इसके लिए इलाके का जायजा लेना जरूरी होता है और उन्होंने तो ठिकाने तक पहुंचे बगैर उस टीले की तरफ हरकत शुरू कर दी थी जैसे उन्होंने जगह का इंतखाब पहले से कर रखा हो। और इसे एक ही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि या तो वो खुद पास्कल था या उन्हें पास्कल ने समझाया था। ये यकीन होते ही कि वो टीले ही की जानिब आ रहे थे, मैंने लेटे लेटे सामान समेटा और टीले की शुमाल मगरबी जानिब खिसकने लगा। रेतीले टीले ने मेरी हरकत को आसान बना दिया था। थोड़ा सा नीचे आते ही मुझे इतनी आड़ मयस्सर हो गई कि खड़ा हो सकता था। मैंने उठते हुए SR1 को कंधों पर रखा और बैग को हाथ में लटकाए तेजी से नीचे उतरा। टीले की बुनियाद में झाड़ियां और सरकंडे बिखरे थे। मैं लम्हों में एक झाड़ी का हिस्सा बन चुका था। उसके साथ ही साइलेंसर लगे पिस्तौल पर मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत बना ली। 2-2.5 मिनट के बाद इंजन की आवाज मेरी समातों में पहुंची। साथ ही दरवाजा खुलने और जोर से बंद होने की आवाज आई। उसके साथ ही गाड़ी की आवाज दूर जाने लगी। मैं बेहिसो हरकत लेटा रहा कि जरा सी हरकत करने पर झाड़ी की शाखें हिलकर मेरी मौजूदगी का राज अफशा कर सकती थी। मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा था। वो जल्दी से बैग उठाए मेरे सामने से गुजरा। वो पास्कल ही था। टीले के दरमियान में पहुंचते ही वो ऊपर चढ़ने लगा। ये बिल्कुल वही जगह थी जहां उसने पिछली बार कमीनगाह बनाई थी। मैं अपना सामान वहीं छोड़कर सिर्फ पिस्तौल पर गिरफ्त जमाए झाड़ी से बाहर रेंगा और बाहर निकलते ही मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा।
मेरी सारी तवज्जो पास्कल पर लगी थी जो बैग खोलकर राइफल को जोड़ रहा था। इसी दौरान में मेरी समातों में वायरलेस सेट की खड़खड़ाती आवाज पड़ी। क्या तुम तैयार हो नंबर 1? पास्कल की पुरएतमाद आवाज उभरी। मुझे 2 मिनट लगेंगे, तुम लोग धीमी रफ्तार से आगे बढ़ो। उसने जल्दी से राइफल तैयार की और लेटने से पहले मुंह से बोतल लगाकर हलक तर करने लगा। वो आदी शराबी था। पिछली बार भी मुझे उसके हाथ में बोतल नजर आई थी। ऐसे आदी शराबियों की कारकर्दगी शराब पी कर बढ़ जाती है। उसे मुकम्मल तैयार पाकर मैं जल्दी से आगे बढ़ा। रेत के टीले की बुलंदी 30-35 फुट के बकदर तो लाजमी होगी। ढलवान भी बिल्कुल खड़ी नहीं थी। मैं बेआवाज कदम लेता हुआ बुलंदी चढ़ने लगा। अगर उसे चाप सुनाई दे भी जाती तब भी वो बच नहीं सकता था। मेरा ग्लॉक फायर करने को तैयार था। 5-6 कदम के फासले पर पहुंचते ही मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरा नर्म और धीमा लहजा भी उसके लिए बम धमाके से ज्यादा तकलीफ देह साबित हुआ था। वो उछलकर सीधा हुआ और हाथ कोट की जेब की तरफ बढ़ा। मैंने कहा, अगर तुम्हें यकीन है कि गोली से ज्यादा तेजी से हरकत कर सकते हो तो तुम्हें गलत हरकत करने से मना नहीं करूंगा, और अगर तुम्हें मेरे पिस्तौल का निशाना देखना है तब भी हथियार निकालने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन याद रखना, मुझे सिर्फ गोली चलाना आता है और गोली मुखालिफ का जो नुकसान करती है उसकी भरपाई मेरे लिए नामुमकिन है। उसका हाथ जेब में साकिन हो गया था। बायां हाथ ऊपर उठाकर वो दायां हाथ धीरे धीरे बाहर निकालने लगा। मैंने हुक्म दिया, अपना पिस्तौल मेरी तरफ फेंको। उसके हाथ की हरकत रुकी। उसने दोबारा पिस्तौल पर गिरफ्त जमाई और धीरे धीरे हाथ बाहर लाने लगा। मैं चौकन्ना हो गया था। वो एक पेशावर स्नाइपर था और नामुमकिन था कि वो आसानी से अपने हथियार से दस्तबरदार हो जाता, और वही हुआ। पिस्तौल उसकी जेब से बाहर आया। बरकी कौंदे की तरह उसने पिस्तौल वाला हाथ सीधा करना चाहा, मगर उसे मेरे बारे में कोई गलत फहमी थी। जब ही उसने किस्मत आजमाई का फैसला किया, उसका हाथ बमुश्किल सीधा ही हो पाया था कि मैं ट्रिगर दबा चुका था। पिस्तौल की बैरल पर छोटी सी फ्रंट साइड टिप और रेयर साइड वी बनी होती है और अंधेरे में निशाना साधने को उन पर रेडियम भी लगा होता है, मगर उस पर बच्चे निशाना साधते हैं। हम जैसे पुराने पापियों को तो वैसे ही अंदाजा होता है कि कहाँ शिस्त साधना है। कोई भी स्नाइपर छोटे हथियारों को बेहतरीन तरीके से चला सकता है, मगर उसे दस्तरस स्नाइपर राइफल और पिस्तौल के फायर पर होती है। इसकी वजह यह है कि यही 2 हथियार ऐसे हैं जिनके साथ उसका सबसे ज्यादा पाला पड़ता है। गोली उसके दाएं हाथ की पुश्त को छेदती हुई पिस्तौल के दस्ते से टकराई थी। ठक की आवाज में उसकी चीख भी शामिल थी। दाएं हाथ को बाएं बगल में देते हुए उसने होंठ भींच लिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ढीठ ऐसे होते हैं जो कानों सुनी बात को मानने की बजाय आंखों देखी दुर्गत पर ज्यादा यकीन करते हैं। वो होंठ भींचते खामोश रहा। मैंने हुक्म दिया, हाथ सर के पीछे बांध कर रुख मोड़ लो। वो तकलीफ से कराहता हुआ बोला, खून बह रहा है। मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, गंदे खून के बहने ही में भलाई होती है। अगर इस खून में उबाल न उठता तो इसे बहना भी न पड़ता। सादा अल्फाज में कहूं तो पंगा न लेते तो तकलीफ सहने से भी बच जाते। अचानक वायरलेस जाग उठा। नंबर 1, हम अंदर घुस रहे हैं। मैंने कहा, इन्हें बता दो तुम तैयार हो। पीछे मुड़कर उसने झुकते हुए बाएं हाथ से वायरलेस सेट उठाया और होंठों के सामने पकड़ते हुए बोला, मैं तैयार हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।